तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा करेंगे गोचरीय स्थितियों की और विचार करेंगे कि आपके सिंह लगन वाले जातकों के लिए जो जुलाई का महीना है वो किस प्रकार से रहने वाला है। जुलाई के महीने को आप अपने गोचरीय स्थितियों के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल कंडीशन, कैरियर, आपके मैरिज या रिलेशनशिप के हिसाब से या अन्य बाकी कुछ अन्य मामलों के हिसाब से कैसे प्लान कर सकते हो। ये जो आपका लगन चार्ट दिख रहा है कुछ इसी तरीके की आपको गोचरीय स्थितियां नजर आने वाली है जब भी आप जुलाई का गोचर अपने चार्ट में अगर अप्लाई करेंगे तो। हालांकि इन गोचरीय स्थितियों में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थितियों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका जो ओवरऑल प्रभाव है इस गोचर का ये जुलाई महीने के दौरान आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम विचार कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों पर। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से जुलाई मंथ के दौरान रहने वाली हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान, और सूर्य लगभग 16 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में आगे बढ़कर। बुध का गोचर 7 जुलाई से मिथुन राशि में होगा और ये वक्री स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के गोचर को तो 4 जुलाई से ये सिंह राशि में आ रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में रहेंगे और शनि का गोचर मीन राशि में ही अभी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 जुलाई को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं। जहां पर राहु कुंभ राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी आपको सिंह राशि में ही गोचर में दिखेंगे। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए किस प्रकार से जुलाई का जो महीना है बीतेगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके सूर्य हैं और सूर्य आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए इस गोचर में तो मिथुन राशि में सबसे पहले रहने वाले हैं। 16 जुलाई तक इनकी स्थिति यहाँ रहेगी। देखिए सूर्य जा रहे हैं लाभ स्थान में, तो कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं इस मंथ में। आपको धन लाभ अच्छा हो सकता है, आपके धन को लेके निर्णय बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि जो बुध है स्वयं वो यहाँ वक्री स्थिति में रहेंगे, पर सूर्य बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ला पाएंगे। साथ साथ में आपकी जो प्लानिंग्स होंगी वो काफ़ी बेटर होंगी। अब अगर सूर्य आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो हो सकता है ऐसा आपके साथ ना हो। सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड होने से आपकी अपेक्षाएं भी काफ़ी तेजी से बढ़ेंगी। तो सूर्य यहाँ आपको 11वें घर के लिए तो मदद कर ही रहे। उनकी दृष्टि आपके पंचम पर है, जहां आपके पंचमेश उच्च की स्थिति में 12वें घर में गोचर में है गुरु। लेकिन अब सूर्य का सपोर्ट मिल जाने की वजह से आपकी संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ, आपका इवन लोगों के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बेटर होगा। और ऐसा जो सूर्य है, जो 11वें घर में सूर्य आ रहा है, तो किसी बहुत बड़े अधिकारी, किसी सरकारी अफसर से आपको फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ राजनीति से जुड़े लोगों से भी आपको पर्याप्त रूप से लाभ हो सकता है। तो ऐसा सूर्य आपके नेम फेम को बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा, आपको लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपके लगन में केतु और शुक्र का गोचर भी इस मंथ में होने वाला है। तो केतु अभी लगन में ही बने हुए हैं गोचर में, तो थोड़ा आपको इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ये आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अब जो सूर्य है, क्योंकि सूर्य आपको काफी प्रभावशाली बनाता है जब सूर्य इस तरीके से 11वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपका किसी के पास अगर पैसा अटका हुआ है, आपका कुछ और काम पेंडिंग है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि पंचम पर जो रहेगी, यहाँ पर्याप्त रूप से सही फैसले लेने या सही प्रकार से कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। और यहाँ जो सूर्य है वो आपके कॉन्फिडेंस को भी काफी ज्यादा बूस्ट करते रहेंगे। पंचम पर सूर्य की दृष्टि आपको धन के मामलों में काफी ज्यादा फायदा करवा सकती है। आपके लिए कोई नया इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वो लोग जो ऑलरेडी राजनीति में हैं, जो कोई बड़ा बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जिन लोगों का सोशल सर्किल बहुत बड़ा है, जिनका सिंह लगन हो, तो उन लोगों को इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो चले जाएंगे आपके 12वें घर में, जहां पर उनकी स्थिति काफी ज्यादा बेटर नजर आएगी, क्योंकि ऑलरेडी गुरु का गोचर है और गुरु स्वयं उच्च की स्थिति में है। हालांकि सूर्य काफी फास्ट रहेंगे गुरु की तुलना में गोचर में, तो सूर्य अपना काफी अच्छा प्रभाव भी गुरु पर डाल पाएंगे, जिससे गुरु के प्रभाव या गुरु के परिणाम भी काफी बेहतर तरीके से आपके सामने आने वाले हैं। अब जिन लोगों को गुरु की महादशा चल रही है या जिन लोगों को सूर्य की महादशा चल रही है, उनके लिए ये गोचर बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सूर्य के 12वें घर में जाने की वजह से अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में सेटल हैं, अगर आपको फॉरेन से पैसा वैसा आता हो, तो आपको काफी फायदा मिल सकता है। यहाँ से गुरु और सूर्य दोनों ही आपको मदद करेंगे आपके छठे भाव के लिए।
तो इनकी जो दृष्टि है सूर्य की, बेसिकली जो दृष्टि छठे घर पे रहेगी, तो आपके लिए इस समय में कोई बड़ा कंपटीशन फाइट करना, किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए तैयारी करना, कोई अच्छी कैरियर के लिए प्लानिंग करना, ये सब आसान होगा। साथ ही आप अपनी अगर डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली लाइफ में आपका रूटीन अच्छा नहीं है, ऑफिस का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको खुद से मेहनत करके कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में करना होगा। अब क्योंकि गुरु भी अत्यंत शुभ ग्रह है और गुरु उच्च की स्थिति में भी है, जब सूर्य और गुरु दोनों की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, तो वैसे तो गुरु अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि गुरु काफी अच्छी स्थिति में है और एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते वो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा सपोर्ट ही करेंगे। ऐसे में आपका मान सम्मान, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, और आपके बॉस या आपके जो कलीग लोग हैं वो आपके लिए काफी सपोर्टिव बन जाएंगे। हालांकि कुछ मामलों में थोड़े बहुत मतभेद नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ आपका छठा भाव काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने से अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, आपका किसी से कोई बड़ा विवाद हुआ है, किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, या कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है, मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो आपको उनमें काफी राहत मिल सकती है। सूर्य और बृहस्पति का एक साथ आना, कंजक्शन में आना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कंजक्शन माना जाएगा ज्ञान के रूप में, आध्यात्म के रूप में प्रोग्रेस करने के लिए। क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपके लग्नेश है, इसलिए सूर्य कैरियर के साथ साथ आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने, धार्मिक मामलों में आगे बढ़ने, या पर्याप्त रूप से जीवन में ज्ञान प्राप्ति की तरफ लेकर जाएगा। सूर्य के यहाँ आने से आपकी इंट्यूशन पावर भी काफी बढ़ सकती है। इसके बाद देखते हैं बुध को। बुध दूसरे घर के लॉर्ड और आपके चार्ट में 11वें घर के लॉर्ड हैं। बुध यहाँ पे 7 तारीख से आ रहे हैं, 7 जुलाई से मिथुन में, और वो वक्री स्थिति में रहने वाले। वक्री स्थिति का बुध हालांकि अपने स्वयं के घर में होगा तो उतनी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ जो साइन है वो ड्यूअल है और बुध स्वयं भी ड्यूअल ही है, इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन किसी निर्णय में आपको हो सकता है। इसके साथ साथ आपके सामने कोई भी फैसला करने, कोई भी सोच विचार करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, लेकिन उन ऑप्शंस में से कौन सा आप ऑप्शन चुनेंगे इसको लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह सकता है, बट वो कंफ्यूजन यहाँ आपका सूर्य दूर कर रहे हैं। सूर्य अपना काफी अच्छा इफेक्ट यहाँ डाल रहे हैं। अब जो बुध हैं, क्योंकि वो आपके लिए दूसरे घर के भी स्वामी और आपकी 11वें घर के भी स्वामी, इसलिए अगर आपका कोई बिजनेस हो तो आप काफ़ी वाइजली आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ में किसी के पास आपका पैसा अटका है, पैसा रुका है, या आपका पैसा नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक लगा हुआ है, तो आप वहाँ पे अपना खुद का एफर्ट लगा सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा और फोकस कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा समय दे सकते हैं, और उसके लिए आप निर्णय सही से ले सकते हैं। बुध यहाँ से फिर आपको मदद करेंगे सूर्य के साथ साथ पंचम भाव के लिए भी। उसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र तृतीयेश होने के साथ साथ वो आपके दशमेश है और आ रहे हैं गोचर में लगन में, लेकिन शुक्र यहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैसे भी फायरी साइन में शुक्र उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, और हालांकि लगन में जरूर आ रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि केतु हैं तो शुक्र का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे। इसलिए आपको मैरिज, रिलेशनशिप वगैरह, जीवन में ऐशो आराम, धन, लग्जरी, इन सब की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र का प्रभाव वैसे तो आपके यहाँ रहेगा सप्तम घर पे, बट शुक्र यहाँ आपको कोई खास मदद नहीं करने वाले, क्योंकि ऑलरेडी शुक्र केतु के साथ होने की वजह से थोड़े कमजोर भी हो जाएंगे, और राहु का प्रभाव भी सबसे ज्यादा है आपके सप्तम भाव पे। तो यहाँ पे आपको शुक्र से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से देखेंगे मंगल को। मंगल फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ नाइन्थ लॉर्ड है और 10th हाउस में गोचर में रहने वाले हैं। मंगल की स्थिति बेहद ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि एक तरफ तो मंगल आपके लिए एक कारक ग्रह के तौर पे भी है, और वो केंद्रीय स्थान के स्वामी होने के साथ साथ भाग्येश है, साथ में आ भी रहे हैं गोचर में, तो आपके 10th हाउस में ही आ रहे हैं। तो कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय है। कैरियर में कुछ बड़ा चेंज आए, या तो आपका वर्क प्लेस बदले, तो या तो फिर कैरियर के लिए कोई बड़ा फैसला आप ले रहे हो, या तो कोई बड़ी रिस्क ले रहे हो। ऐसा मंगल आप में लीडरशिप के अच्छे गुण डेवलप करेगा। वैसे भी लग्नेश भी क्योंकि 11वें घर में ही गोचर कर रहे हैं, तो लोगों के साथ कनेक्टिविटी या लीडरशिप का रोल करना काफी बेहतर है। अब मंगल यहाँ आपको काफी रिस्क लेने के लिए भी प्रेरणा दे सकते हैं, या रिस्क की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ा सकते हैं। इसलिए कैरियर में बेसिकली मंगल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा, बट मंगल का सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगा वो लगन पर पड़ेगा। लगन पर मंगल का दृष्टि का होना, कहीं ना कहीं केतु यहाँ बैठे हैं तो वो उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। तो किसी भी रिश्ते में अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं, या अगर अटैच हो जाएंगे, तो वहां पर आपको काफी दिमाग लगा के काफी वाइजली सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मंगल और केतु का भी क्योंकि आपसी संबंध बन रहा है, तो मंगल केतु वैसे काफी स्फोटक माने जाते हैं जब भी आपसी रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ इस केस में मंगल कुछ हद
तक शुक्र को एक्टिवेट करने की कोशिश अवश्य करेंगे, बट क्योंकि मंगल यहाँ केतु पर भी दृष्टि डाल रहे, तो यहाँ पर एकदम से सडन या तो आप किसी से अटैच होने वाले या तो एकदम से डिटेच होने वाले, तो आपका किसी से कोई अफेयर वगैरह भी चल रहा है या अपनी मैरिड लाइफ आपकी एक्टिव है, अगर आप मैरिड हैं तो इन मामलों पर थोड़ा ध्यान आप दे सकते हैं। मंगल फिर आपको सपोर्ट करेंगे आपके चतुर्थ भाव के लिए, क्योंकि उनका अपना स्वयं का घर है और मंगल यहाँ पर आपको निर्णय लेने, सोचने, विचार करने के साथ साथ फैमिली रिलेटेड कुछ बड़े कार्य करने, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने, घर वगैरह के लिए प्लानिंग करने के लिए सपोर्ट करें। लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव ऐसा मंगल दे सकता है, बट ऐसा मंगल है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं इस समय में अपने कैरियर के लिए। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है आपके पंचम घर पे। पंचम घर पे जो जिन प्लैनेट्स का दृष्टि है उनमें से सूर्य और बुध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मंगल के लिए भी ये अपना ये मित्र का ही घर है। इसलिए मंगल का यहाँ जो प्रभाव है पंचम घर पे, तो संतान पक्ष के लिए स्थिति बेटर होगी। आपके निर्णय लेने, सोचने और काफी फास्ट डिसीजन लेने के लिए मंगल की स्थिति काफी अच्छी साबित होने वाली। मंगल का पंचम भाव पर प्रभाव होने से आपकी एजुकेशन के लिए आप काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे। कुछ भी नया सीखना, कुछ भी नया करना, कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि मंगल थोड़ी सी उग्रता आपके विचारों में दे सकते हैं, आपके मन में थोड़ी सी उग्रता ला सकते हैं, तो इससे आपके कुछ रिश्ते जरूर प्रभावित हो सकते हैं। बट 10th हाउस का मंगल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाएगा अचीवमेंट जीवन में पाने के लिए। तो आपने अपना कोई भी टारगेट डिसाइड कर रखा है, कुछ भी आप अपना स्पेसिफिक एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो मंगल का काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट आपको है। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में पंचमेश होने के साथ साथ वो आपके अष्टमेश भी है। तो बृहस्पति का गोचर इस समय आपके 12वें घर में है, जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में है। देखिए, ऐसा बृहस्पति विदेश से लाभ करवा सकता है, आध्यात्म में उन्नति दे सकता है, आपके कुछ पेंडिंग खर्चे भी करवा सकता है। साथ साथ में ये आपके कैरियर के लिए अच्छा होगा कुल मिलाकर। तो इस समय कुछ खर्चे बढ़ने की संभावना फिर भी है, और गुरु का जो सबसे पहले दृष्टि है वो चौथे घर पे ही आएगा। चौथे घर पे गुरु का दृष्टि का होना कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाने के लिए स्थिति दिखाता है, या तो आप अपनी हायर स्टडीज के पर्पज से, या तो आप अपने किसी भी अन्य स्पेसिफिक पर्पज से विदेश जा सकते हैं, इवन विदेश में सेटल हो सकते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, विशेषकर कोई अपनी संतान के पर्पज से सेटल है, कोई अपना रिसर्च वगैरह कर रहा है, कोई अपना स्टडी वगैरह कर रहा है, कुछ भी ऐसा कोई काम कर रहा है, तो उनके लिए गुरु सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। बट गुरु 12वें घर में आ गए तो मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं माने जाते, और इसमें वो आपको काफ़ी असंतुष्टि दे सकते हैं। गुरु जो 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो घर के लिए कोई बड़ा पेंडिंग खर्चा या परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई खर्चा होने की संभावना होगी, लेकिन आपको ऐसा बृहस्पति निर्णय लेने की अच्छी क्षमता देगा 4th हाउस की। फिर वो दृष्टि डाल रहे हैं आपके छठे घर पे, जहाँ पर अभी हमने सूर्य के साथ इनको डिस्कस किया। तो गुरु एक शुभ ग्रह होने के नाते आपको यहाँ अपने नीच के घर पे भी जब वो दृष्टि डालेंगे तो कैरियर और रूटीन लाइफ के लिए काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ आपको कोई भी बहुत बड़ा चैलेंज सामने नहीं आने वाला, बृहस्पति रूपी ज्ञान का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये दृष्टि डाल रहे हैं आप अष्टम घर पे। अष्टम घर पे बृहस्पति का दृष्टि आपको हमेशा सिक्स सेंस को काफी तेज बनाएगा, और क्योंकि जो शनि है उनके घर पे भी इनकी दृष्टि है, और शनि यहाँ गुरु के ही घर में है, तो शनि के प्रभाव या शनि के परिणाम थोड़े और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। साथ ही आपके लिए कोई रिसर्च करना, कोई गोपनीय कार्य करना, कोई भी ऐसा कार्य करना जिसमें आपको ज्यादातर अपडेट करना होता है, ज्यादातर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव करना होता है, उन मामलों में आपको बृहस्पति काफी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अकल्ट से जुड़े फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, या कोई भी अन्य ऐसा फील्ड जिसमें आप इस हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब जो वर्षों से लगभग लगभग 1 डेढ़ साल से जो यहाँ पर आपको ब्रेक लगा हुआ था शनि आने की वजह से, वो भी कहीं ना कहीं खुलेगा गुरु के प्रभाव की वजह से। तो अष्टम घर के रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का ये गोचर काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। फिर देखते हैं शनि को। शनि छठे और 7वें घर के स्वामी होकर अष्टम में आ रहे हैं, और सप्तम में आपके राहु गोचर कर रहे हैं। तो मैरिड लाइफ के हिसाब से अभी भी आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। तो इस समय अगर आप मैरिज वगैरह करते हैं, हो सकता है कि जीवन साथी की फैमिली या जीवन साथी आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी होने लगे, आपके और उनके बीच में काफी डिस्प्यूट से होने लगे। तो इसके लिए आपको अपनी प्रॉपर कुंडली देखना जरूरी होगा। शनि वैसे अष्टम में आ रहे हैं, तो गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों या इस प्रकार की विद्याओं के लिए काफी अच्छी स्थिति है आपके सीखने के लिए। शनि अपनी सबसे पहले दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस पे। वैसे शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल है ऑलरेडी 10th हाउस में, तो मंगल आपको यहाँ अधिकतम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। इस वजह से जातकों का जो कैरियर है उसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, और कैरियर के साथ साथ आपका जो वर्क प्लेस है उसमें भी कुछ बदलाव आ सकते हैं।
शनि का दृष्टि यहाँ से होगा फिर आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे शनि का दृष्टि आपको उतना अच्छा साबित होगा नहीं, लेकिन ये धन को मैनेज करने, धन को प्रायोरिटी देने या उसकी वैल्यू समझने के लिए फिर भी अच्छा है। तो शनि यहाँ आपको फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाएंगे और आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। फिर यहाँ से शनि का दृष्टि आ जाता है पंचम घर पे। पंचम घर पे शनि बेसिकली संतान के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं और यहाँ सूर्य और बुध का दृष्टि भी है। तो यहाँ आपको शनि कोई भी प्रकार का व्यवधान नहीं देने वाले, क्योंकि ऑलरेडी वो गुरु के ही घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु उच्च की स्थिति में है गोचर में। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और चंद्रमा को विचार कर लेते हैं। चंद्रमा 12वें घर के लॉर्ड है और स्टार्टिंग में इनका गोचर रहेगा छठे घर में। छठे घर में चंद्रमा थोड़े आपके लिए चैलेंजिंग जरूर रहेंगे, हालांकि गुरु का प्रभाव है तो आपके लिए थोड़े चैलेंजेस कम हो जाएंगे। इस समय कोई भी बड़ा लोन वगैरह आप लेना चाहते हैं, कोई बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी सोच विचार करना होगा, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। चंद्रमा यहाँ आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकते हैं, यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर चंद्रमा सप्तम में आ रहे हैं, जहाँ पर वो मैरिज या रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं और ऑलरेडी क्योंकि राहु के प्रभाव में यहाँ चंद्रमा आ जाएंगे। तो चंद्रमा का सप्तम में आना किसी और की तरफ अट्रैक्शन, किसी और के साथ रिलेशनशिप वगैरह होना या इमोशनली मेंटली उस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाना, इन सबको दिखाता है। फिर चंद्रमा आ जाएंगे अष्टम में। अष्टम में चंद्रमा के आने से आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, या आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। अब राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में पहले काफ़ी बार बात हो चुकी है। तो बेसिकली ये मंथ देखा जाए आपके लिए सिंह लगन वाले जातकों के लिए, तो कैरियर के दृष्टिकोण से, अर्निंग के दृष्टिकोण से, या पहले का कोई भी ऐसा काम आपका पेंडिंग है जहाँ पर कोई खर्चा आपका पेंडिंग है, तो उन मामलों में ये मंथ आपके लिए प्रभावी रहेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से इस मंथ में आपके लिए कुछ अच्छे दिन है और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की ही बात करते हैं। आपके लिए 8 से 13 तारीख तक, फिर 21, 22 और 26 और 27 ये दिन बेहद अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार कोई व्यवधान आ रहा है या कोई भी समस्या आ रही है, तो आप इन दिनों का चुनाव अवश्य करें। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि कैप्रिकॉर्न से जब चंद्रमा गुजरेंगे तो 28 से 30 तक ये स्थिति बनेगी, यहाँ थोड़ा चैलेंज रहेगा। साथ में यहाँ पर किसी को अगर पैसे उधार दिए हो तो हो सकता है सामने वाला आपका पैसा ना लौटा पाए। तो आपके लिए कानूनी मामलों में कोई भी चैलेंज है, किसी से कोई विवाद है, झगड़ा है, या आपकी रूटीन लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चंद्रमा जब फिर मेन राशि में आएंगे 6 और 7 को, यहाँ भी थोड़ा स्ट्रेस वाली स्थिति रहेगी क्योंकि शनि आपको वहाँ दिखेंगे ऑलरेडी गोचर में। तो चंद्रमा के यहाँ आने से बेसिकली आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, कोई बर्डन बढ़ सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी वगैरह हो सकती है। चंद्रमा फिर आएंगे कर्क में, तो वो जो स्थिति बनेगी अपने घर में 14 और 15 को बनेगी। इसमें कोई बहुत बड़ा पेंडिंग खर्चा होना, विदेश यात्रा होना, विदेश के लिए कुछ प्लानिंग्स करना, और कहीं ना कहीं क्योंकि 14 और 15 का जो समय है तो लगभग ये मंथ के मध्य में ये स्थिति बनेगी। तो इस दौरान आप अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेने से बचे, या तो आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं और आने वाले दिनों में वो फैसला फिर से आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।